नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग ईपीएफओ 2023 को जो है टारगेट करते हुए यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और इस क्रम में देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्येय आईएएस से जो है टेस्ट यहाँ पे देखे थे। और ध्येय आईएएस से टोटल यहाँ पे हम लोग 7 टेस्ट जो है देख चुके हैं। इसके अलावा ईपीएफओ 2023 के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग PYQ भी पहले देखे हुए थे, जिसमें मैं लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का एक्चुअली वो फॉर्म था, बट कोविड टाइम की वजह से 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। इसका हम लोग PYQ देख लिए थे। इसके अलावा भी पिछले 3-4 साल के यदि PYQ हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, एक आपको अटैच्ड ही वीडियो था वो टेस्ट सीरीज के साथ, कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे हम लोग लास्ट के जो है 15-20 दिन में प्रिपरेशन करें। ठीक है, वैसे में हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है आपका, इसका जो है रोल काफ़ी अहम रहता है। और इस बार भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे ही। अच्छा, ध्यान देंगे वर्ड पे मैं क्या बोला, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से पूछा जाएगा। यानी आपका अप्लाइड कंप्यूटर से पूछा जाएगा, यानी आप जो एप्लीकेशन देखते हैं। और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो आज हम लोग ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे। आज तक जितने भी आपके ईपीएफओ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बाकी इसके अलावा हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाए। तो टेस्ट सीरीज भी आपका चलेगा, साथ साथ जो है पैरेलली प्रैक्टिस सेट भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। यानी हमारे तरफ से जितना आपके लिए एक ईमानदार प्रयास हो सकता है हम जो है करेंगे। बाकी जो है आप अपना जो है प्रयास जारी रखें, आप टेस्ट देते रहें। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेस्ट के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी मुश्किल से जो है आप कर पाएंगे। अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो काफ़ी जो है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है 120 क्वेश्चन 120 मिनट। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, OMR सीट भी आपको फिल करना है। तो ऐसे में मान के चले 10 से 12 मिनट तो वहीं आपका चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके लिए जो है मान के चले यहाँ पे तो एक से जो है 5 मिनट अप्रॉक्स जो है आपका बचेगा। और उसमें आपको 120 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ऐसे में टेस्ट आपके लिए काफ़ी जो है अहम रोल आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो है निभा सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं कुछ लोगों का कमेंट देख रहा था, वो लोग लिख रहे थे कि 4 से 5 सेट एक दिन में करा दे। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आपके लिए सेट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ। बाकी आप लोग कमेंट में जो है लिखेंगे कि क्या मैं एक आपको टेस्ट पेपर और दे दूं तो आप अपने से जो है सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं, एक टेस्ट पेपर मैं आपको और कोशिश करूंगा कि एक मैं आपको दे दूं, और वो आप जो है अपने से सॉल्व करेंगे। बाकी एक टेस्ट पेपर तो हम यहाँ पे करेंगे ही, साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो भी हो सकता है हम करेंगे। इसके अलावा मैं रिवीजन से रिलेटेड आपसे बात पूछा था, तब महज एग्जाम में आपके मान के चलिए तो बस अब 10-12 दिन शेष है। तो ऐसे में जो है सब्जेक्ट वाइज एक रिवीजन के लिए मैं पूछा था, तो कुछ लोग कमेंट किए हैं। बाकी आप लोग जो है इस वीडियो में जरूर कमेंट कर सकते हैं। बस आपको कमेंट में यस लिख देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चाहते हैं। तो ऐसे में हम एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का यहाँ पे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, जो एक्चुअली क्रैश कोर्स के नाम पे जो मार्केट में चलाया जाता है, उसी तरह का कुछ यहाँ पे हम लोग कहानी देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोग बस यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे जिससे हमको पता चले। अच्छा, जो लोग भी नए हैं, आप लोग पीडीएफ के लिए जो है जो भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं, पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दो दो यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, एक एनसीईआरटी बैच के लिए है और एक नॉर्मल जो है टेलीग्राम है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी जो है सारा पीडीएफ लगभग लगभग वहाँ पे अपलोड कर दिया जा चुका है। तो आप लोग जाकर वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले को कोई इश्यू नहीं होगा, विथ जो है डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, बाकी अपना कोई आपका फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछा था कि आपको स्टडी से रिलेटेड कोई मटेरियल वगैरह चाहिए, तो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट किए हैं। थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे, मैं जल्द ही आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी स्टडी से रिलेटेड कोई रिगार्डिंग आपका प्रश्न वगैरह होगा, ठीक है, आप जो है किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न जो है लिख के और 9015040592 यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपको अवेलेबल हूँगा, यानी एटलीस्ट मान के चले तो आपको संडे को जो है रिप्लाई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड कोई इशू हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज जो हम लोग प्रश्न देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे वाईसीटी से। वाईसीटी यानी यूथ जो है कंपटीशन टाइम। ये लोग बुक वगैरह मैगजीन सब लोग जो है ये लोग लेके आते हैं। तो ऐसे में
ये मैगजीन इनके द्वारा बुक बनाया गया है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल सेक्शन वाइज जो है कवर किया गया है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, इसलिए मैं ये पीडीएफ यहाँ से लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है भाषा में यहाँ पे है, तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि ये जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, तो ऐसे में हिंदी थोड़ा कहीं कहीं मुश्किल होगा आपको। अंग्रेजी का क्वेश्चन भी आप जरूर जो है पढ़ेंगे, कंप्यूटर के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो एक एक प्रश्न को देखते हैं, जितने भी प्रश्न जो है आए हैं आपके एग्जाम में, फिर हम लोग इसको लेके कंप्यूटर के लेके सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी 50-50 क्वेश्चन का मैं 2-3 सेट कोशिश करूंगा कि जो भी बेहतरीन एमसीक्यू है मैं आपको करा दूं। बाकी अकाउंटिंग वगैरह के लेके कुछ लोग कमेंट किए गए, जल्द ही मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें लेक्चर जरूर शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग basic operation for the converting raw input data into useful information is not performed by all computers। तो यहाँ पे देखिए, असंसाधित जो है निविष्ट आंकड़े यानी इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत परिचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। देखिए ऐसा कोई बेसिक ऑपरेशन जब कंप्यूटर में करना है। अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है, कंप्यूटर अप्लाइड कंप्यूटर से क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी क्या बताया आपको, कंप्यूटर से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, अप्लाइड कंप्यूटर से पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो बेसिक ऑपरेशन आपको करना है, मान लीजिए ठीक है, तो कन्वर्ट यहाँ पे रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट परफॉर्म बाई ऑल कंप्यूटर्स किसको यूज करके नहीं किया जाता है, तो देखिए इनपुटिंग करके तो हम लोग करेंगे, स्टोरिंग करके भी करेंगे, ठीक है, आउटपुटिंग भी, स्विचिंग जो है करके हम लोग ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, ऑप्शन सी बनेगा। बाकी चलिए यहाँ पे ये आपका ईपीएफओ 2021 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो असंसाधित निविष्ट है। ठीक है, वर्ड देख रहे हैं कितना यहाँ पे टफ है। ठीक है, इनपुट डाटा के लिए देखिए क्या क्या लिखा जा रहा है। इनपुट डाटा आपका कंप्यूटर हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है माउस और कीबोर्ड होता है, इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग डाटा इनपुट देते हैं, या हम लोग कोई स्टोरेज यूज करके कोई जो है पैन कार्ड मैं बोल दिया, मेमोरी कार्ड वगैरह कोई जो है आप इनपुट, इससे इनपुट आप अपने कंप्यूटर में देते हैं, तो यही तो माध्यम होता है इनपुट देने का। ठीक है, बाकी इंटरनेट से भी कोई इनपुट आप कंप्यूटर में देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना को परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटर द्वारा स्विचिंग मूलभूत परिचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। स्विचिंग का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। स्विचिंग का मतलब बेसिक आप समझ ही पा रहे होंगे, ऑन ऑफ की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो देख पा रहे हैं आप जो है क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, और एक बार रियल टाइम जो है क्वेश्चन तो आपको जरूर देखना ही चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो वैसे में जो है यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं। बाकी जो है प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन सही जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट पेपर आप बहुत सारा लगाए, लेकिन क्वालिटी टेस्ट पेपर लगाना जो है जरूरी है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज द एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में काम करती है। आप सभी को पता ही होगा कंप्यूटर में एक जो है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जा रही है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो सीपीयू और जो मुख्य मेमोरी है उनके बीच उच्च वेग बफर का काम कौन करता है। ठीक है, ये मेमोरी अत्यधिक जो है तीव्रगामी होता है। ऐसा कौन सा मेमोरी होता है, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे है रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है, कैश मेमोरी। तो आपका ये कौन सा होता है, कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी यहाँ पे लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, और यही आपको सीपीयू और जो है मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए दिया गया है कि कैश मेमोरी जो है अत्यधिक तीव्रगामी होता है और सीपीयू और जो है मुख्य मेमोरी के बीच क्या करता है, उच्च वेग बफर की रूप में काम करता है। इसका प्रयोग जो है प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को निर्देश और अस्थायी रूप से लोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं, आपका कंप्यूटर जो है कैसा काम करे, आप तुरंत उसको डेटा दें और तुरंत वो आउटपुट दे। तो बेसिकली कहानी यही होती है, कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग होता है। आप सभी को पता ही होगा, आप इनपुट जो देते हैं तो इनपुट को सेंस किया जाता है और फिर उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या किया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो है काम बहुत फास्ट हो उसके लिए यहाँ पे कैश मेमोरी काम करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर। इसमें कौन वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये भी आपको अप्लाइड ही क्वेश्चन है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोजर आप सभी को पता है तो वेब ब्राउजर है। ठीक है, फायरफॉक्स ये भी आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम तो सभी चलाते ही हैं।
यहाँ पे जो फेडोरा दिया है ऑप्शन सी, यही क्या है आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, फेडोरा जो है आपको ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी याद रखेंगे आप, बाकी आप सभी को बताइए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से वेब ब्राउजर आप यूज करते हैं। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहां से आप एक बार और इसे पढ़ भी सकते हैं। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोजर हो गया या फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब तो वेब ब्राउजर है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी सर्च वगैरह डाटा सर्च करते हैं, जबकि फेडोरा क्या है, एक ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखिए, और आसान सा प्रश्न है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 GB सूचना को निरूपित जो है किया जाता है। ये बेसिकली कन्वर्जन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता ही होगा 1 GB में जो है आपका, यदि मैं बात करूं 1 GB की, तो 1 GB में आपका कितना 10 से 24 MB होता है। याद रखेंगे 1 GB में कितना होता है, 10 से 24 MB। अच्छा, 1 MB में कितना केबी होता है, 1 MB में अगर बात करें आपका, तो 10 से 24 केबी होता है। तो बस 10 से 24 आप याद रखेंगे। 1 GB में जो है 10 से 24 MB हो गया, 1 MB में आपका 10 से 24। आप जब इंटरनेट वगैरह यूज करते होंगे मोबाइल में, तो वहाँ पे आपका केबी में स्पीड आपका लिख रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं जो वाईफाई इस्तेमाल करते होंगे तो उनको एमबी में डाटा मिलता होगा, आप इतना MB/सेकंड से जो डाटा जो है आपको जो है स्पीड वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो 10 से 24 आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 1 GB लिखा हुआ है, तो 1 GB से कम कौन सा होता है, MB, और MB से छोटा कौन होगा आपका, केबी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 10 से 24 MB, ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या पूछा गया। अच्छा, जिनको कंप्यूटर काफ़ी अच्छा आता है, जिनको लग रहा होगा कि हाँ मेरे को कंप्यूटर काफ़ी अच्छा आता है, तो वो लोग पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे, और देखिए कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है अनुवादक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें कौन जो है लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करता है, यही आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, असेंबलर है, एक लिंकर है, इंटरप्रेटर है, और कंपाइलर है। ठीक है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब तो भाषा अनुवादक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंकर जो है ये आपका भाषा अनुवादक का काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी बन जाएगा। बाकी असेंबलर देखेंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब भाषा अनुवादक की तरह काम करते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए हाई लेवल का कोई लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसे प्रोग्राम अगर किया गया रहता है, तो मशीन लेवल में परिवर्तन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाई लेवल जो है लैंग्वेज को आपका, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में चेंज करने के लिए असेंबलर, आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी देखिए 5 नंबर का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आपका। चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे लिंकर जो है भाषा अनुवादक नहीं है, जबकि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब क्या है, भाषा अनुवादक की तरह ही काम करते हैं। इनका उपयोग जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका कंप्यूटर जो है वो कौन सा भाषा समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, 0101 के फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। लिंकर जो है क्या होता है, एक सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है। ठीक है, तो लिंकर कोई जो है आपका भाषा अनुवादक नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने का काम करता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का डिवाइस परिचालक। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आपको सही है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, इंटरप्रेट्स इनपुट प्रोवाइड बाय यूजर इन द कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म। प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट को कंप्यूटर उपयोगी के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कंप्यूटर आउटपुट के प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करता है। तो बिल्कुल डिवाइस ड्राइवर का जो है यही काम होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का, ये डिवाइस परिचालक जो है आपको क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट को जो है प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य बनाता है। ठीक है, यानी आपको अंडर स्टेबल बनाता है, जिससे आप इसको अंडर स्टैंड कर सकें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, ईपीएफओ 2021 का। अभी जितना हम लोग प्रश्न देखें सारा आपको ईपीएफओ 2021 में पूछा गया है।
ठीक है। ऐसे में आप क्वेश्चन का जो है स्तर देख सकते हैं। और यहाँ से तो क्लियर हो गया कि सब जो है लगभग कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग जो है रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि निष्पादन किए जाने के परिवर्ती अनुदेश पे दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जो भी रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है, यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके लिए ये भी देखिए यहाँ पे अप्लाइड ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे है मेमोरी एड्रेसिंग रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बनेगा। बाकी देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या यहाँ पे देता है। निष्पादन किए जाने वाले परिवर्ती अनुदेश पे दृष्टि रखने के लिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2021 का ही है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसमें कौन नहीं है। ये भी देखिए क्या है, आपका अप्लाइड ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में। जैसे ऑडियो फाइल फॉर्मेट में आपका वेव आ गया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ऑडियो फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे MEPEG, आप कभी ऑडियो वगैरह सुनते होंगे तो देखेंगे लास्ट में उसमें एड्रेस क्या लिखा होगा। कभी वेब फॉर्मेट में मिलेगा, कभी आपको MPEG के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, MIDI के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको AAC के फॉर्मेट में मिलेगा, और भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट जो है ऑडियो के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका SWF, ये कोई ऑडियो जो है फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, SWF। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, खैर एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। ऑडियो फाइल फॉर्मेट का नाम ये सब याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न जो है नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, और ये भी आपको EPFO 2021 का ही प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बिट सूचना का संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए 1 बिट अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप है, कैपेसिटर है। अब जो लोग थोड़ा सा अप्लाइड पढ़े होंगे कंप्यूटर, उनको तो पता चल गया होगा इसका ऑप्शन का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। देखिए बहुत सारे जो है गेट का यूज करके प्रोग्रामिंग किया जाता है, जैसे आप सुने होंगे एंड और गेट, नॉर गेट, ठीक है, नैंड गेट। ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल वगैरह आप कहीं कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया था कि सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन्हीं सब को जो है मिला के आपको सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज करके जो है स्टोर करना है 1 बिट इंफॉर्मेशन, इसके लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है 1 बिट सूचना के संचयन के लिए जो है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप। खैर ये समझाया गया नहीं है, ठीक है, उसमें काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे तो। ठीक है, देखिए और कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा सबका, मेरे को यहाँ पे आपको फंक्शन बताना होगा। ठीक है, एंड गेट का काम क्या होता है, नैंड का क्या होता है, नॉर का क्या होता है, फिर आपको ये सब बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगला देखिए EPFO जो है 2017। अच्छा, ये 9 क्वेश्चन जो है आपको आए थे यहाँ पे EPFO 2021 में। इसका मतलब आपके 120 में अप्रॉक्स मान लीजिए तो 10 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगला देखिए CD-ROM क्या है, पूछा गया है। ये एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, मैग्नेटिक मेमोरी होता है, मेमोरी रजिस्टर होता है, ये सेमीकंडक्टर जो है मेमोरी होता है। CD-ROM, CD-ROM का मतलब आप क्या समझते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है एक प्रकार का कैसा है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है। CD-ROM जो है आपका, जिसको ऑप्टिकल डिस्क भी हम लोग बोलते हैं, देखिए क्या है, एक आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी संग्रह क्षमता सामान्यतः जो है 640 MB होती है, और इसके डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लेजर बीम जैसे ही इस पे पड़ता है तो ये डेटा को क्या करता है, रीड कर लेता है CD-ROM। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी, आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब स्टोरेज इसमें होते हैं। अगला देखिए प्रश्न है EPFO 2017 का। अब ये फुल फॉर्म ही पूछा है, वेब। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वेब के बारे में क्या है देखे थे। ठीक है, तो पूछा है कि वेब
अच्छा, यहाँ पे वेब का तो फुल फॉर्म बताना है, तो सिंपल सा देखिए, इसका फुल फॉर्म जो आपका होता है वायरलेस जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, ये जो है आपको यूज होता है जो आपका मोबाइल जो है वायरलेस नेटवर्क माध्यम से हम लोग इसमें वायरलेस डेटा एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी जो है यही लिखा हुआ है कि वेब का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या है, संचार प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जो अधिकांश मोबाइल वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस डेटा एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, ऑप्शन इसका एक अगले पेज में होगा, चलिए कोई नहीं, देख लेंगे। देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ब्लूटूथ तकनीक प्रबंध कराती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। ठीक है, ये ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी होती है जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है ये, सेंडिंग द फाइल विद द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर्स, यानी 10 किलोमीटर सीमा में फाइल को भेजने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, आप लोग यूज भी कर रहे हैं कि ये यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वायरलेस के रूप में करते हैं इसका। और एक डिवाइस होता है और इक्विपमेंट होता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही सही बन जाएगा। चलिए, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, और इसका रेंज आप देखेंगे जनरली वायरलेस जो डिवाइस है 10 से 50 मीटर का होता है। ठीक है, जनरली, ठीक है, 10 से 50 मीटर। तो डाटा ट्रांसफर के लिए हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वायरलेस जो है कनेक्शन जो है बनाने के लिए। अगला देखिए, तो खैर इसका ऑप्शन डी तो होगा नहीं। ठीक है, डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम इंटरनेट, डाउनलोड करने के लिए आप तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये भी क्या है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ही है। तब तो क्लियर आप सभी को हो गया होगा कि हमसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वायरलेस आपको टेक्नोलॉजी होता है, सारे लोग को पता है, ये आप लोग यूज करते हैं तो आपको ये पता है। बाकी रेंज वगैरह ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कहीं आपसे पूछा जाए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, ईपीएफओ 2017 का ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, पूछा है। कंप्यूटर का यहाँ पे मूल्य कार्य कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा। तो डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना है, तो कंप्यूटर का काम ही है, जो भी हम डाटा देंगे उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। स्टोर डाटा, स्टोर डाटा भी करता है ये भी सही है। स्कैन टेक्स्ट और एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को भी एक्सेप्ट करता है। टेक्स्ट को ये स्कैन करने का काम कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए स्कैनर होता है, आप सभी को पता ही है। तो स्कैनर से हम लोग स्कैन करते हैं टेक्स्ट वगैरह को। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जहाँ देखिए, कंप्यूटर का मूल्य कार्य जो है इनपुट लेना होता है, आप सभी को पता है, जो भी आप इनपुट दें। ठीक है, जैसे आप सर्च करते हैं कि आप यूट्यूब में ही सर्च कर रहे हैं, कोई सॉन्ग का नाम ले रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है, फीड होता है, फीड। और जैसे आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, आप अपना पासवर्ड दिखते हैं, तो सब जो है डाटा प्रोसेस तो करता है, इनपुट लेता है, फिर डाटा को वेरीफाई करके फिर क्या होता है, आपका कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो चाहे डाटा जो है प्रोसेस करने का बात हो, स्टोर करने का बात हो, आउटपुट देने का बात हो, सारा तो कंप्यूटर करेगा ही। ठीक है, ये टेक्स्ट स्कैन करने के लिए क्या स्कैनर होता है, आप सभी को पता है। आपके मोबाइल में भी आप लोग कुछ स्कैनर वगैरह का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। कंप्यूटर में टेक्स्ट स्कैन जो है इसके माध्यम से, जिसके माध्यम, अतः स्कैनर जो है इसका काम नहीं है, मूल कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 2017 का ही प्रश्न है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, अब भी देखिए आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बताइए कि हार्डवेयर कौन सा है। पावर पॉइंट क्या हार्डवेयर है, पावर पॉइंट पर बहुत सारे लोग काम वगैरह भी करते हो, पीपीटी बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो ये तो हार्डवेयर नहीं है, क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर तो आप समझते ही हैं, सॉफ्टवेयर दोनों ये बिल्कुल आप लोग समझते होंगे। सॉफ्टवेयर सिंपल समझ लीजिए, अगर समझाने के लिए बोलूँ, जो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर कौन कौन हो गया, जो भी आपका सीपीयू माउस वगैरह, आपका मॉनिटर वगैरह जो भी दिख रहा है, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जो इंस्टॉल किया जाता है प्रोग्राम। ठीक है, ये देखिए पावर पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यहाँ पूछा था कौन सा एक हार्डवेयर है, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइवर। ये क्या लिखा है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर ड्राइवर है। ठीक है, तो ड्राइवर भी क्या हो, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सॉफ्टवेयर ही हो गया आपका। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट लिखा है, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या हो गया आपका, ये हार्ड ड्राइव हो गया। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बी हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को। ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, आपका प्रिंटर ड्राइवर हो गया। यहाँ पे केवल अगर प्रिंटर वर्ड यूज कर देता, ड्राइवर नहीं लिखता, तो ये भी क्या हो जाता आपका, हार्डवेयर ही हो जाता। क्लियर होगा सभी को। चलिए,
बाकी यही सब देखिए कहानी लिखा हुआ है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है कौन, कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का, और ये सीपीयू का ही एक भाग है। तो जब सीपीयू का भाग हो गया, आप सभी को पता है सीपीयू हार्डवेयर ही है जो आपका प्रोसेसिंग में संचालन ऑपरेशन को निर्देशित करता है। पावर पॉइंट, प्रिंटर, ड्राइवर, ये सब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 15। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग बस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहेगा कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँच जा रहा है। बाकी कोई चार्जेज अगर आपसे किसी चीज़ के लिए लिया नहीं जा रहा है, तब बस आप क्या करें, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए, लैन, वैन और मैन आर कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है कन्वर्टिंग जो है सॉरी कवरिंग जो है डिफरेंट एरिया, देयर फर्स्ट अल्फाबेट एल, डब्ल्यू एंड एम रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली स्टैंड। देखिए, लैन में वैन और मैन जो होता है, इसमें एल जो है इन किसको इंडिकेट करता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है, ये जो है आपसे जनरली पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप लैन और वैन और मैन ये सब तो आप सुने ही होंगे। ठीक है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है ये। वैन क्या हो जाएगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब नाम ही है वाइड एरिया नेटवर्क का, इसका जो है ज़्यादा दूर तक जो है रेंज रहेगा। अब मैन क्या हो जाएगा, मेट्रो जो है पॉलीटन एरिया नेटवर्क। अब जनरली देखेंगे आप तो लैन में जो है, अच्छा देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन नीचे कहीं दिया होगा। बाकी जो है अभी के लिए आंसर देख लें, इसका क्या हो जाएगा, एल फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकल हो जाएगा, तो लोकल सही है। लेकिन डब्लू फॉर क्या होगा, वर्ल्ड नहीं होगा, क्या होगा, वाइड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाइड हो गया, लोकल हो गया वाइड, और एम फॉर मेट्रो जो है पोलिटियन, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आपसे रेंज नहीं पूछा गया था। ठीक है, बाकी देखिए कहीं एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, दूरी 1000 मीटर, कैंपस या बिल्डिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब एक कैंपस में आपको जो है सिस्टम इस्तेमाल करना है। वैन देश या महाद्वीप में या 1000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया नेटवर्क 5 से जो है 50 किलोमीटर, शहर या कस्बा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे, रेंज वगैरह भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रखेंगे। सबसे कम रेंज किसका होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वाईफाई वगैरह, ठीक है, यूएसी के अंडर में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जो है जनरली क्या समझते हैं, देखिए। चलिए इसको जूम इन कर देते हैं, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा, अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन अभी भी आपको चलिए दिख रहा होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रौद्योगिकी है क्या निर्दिष्ट करती है, इस पे बहुत सारा काम चल रहा है अभी क्लाउड जो है कंप्यूटिंग पे, और आजकल तो ये एक तरह से सबसे बड़ा स्टोरेज के रूप में भी ये काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर जो क्या होगा, पहला देखिए, ये सेट ऑफ एल्गोरिदम दैट सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग फजी लॉजिक का यूज करके, क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम होता है, जी नहीं, बिल्कुल ये एल्गोरिदम जो है इसके लिए नहीं होता है। मेनी कंप्यूटर दैट द इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट, इसको हम क्लाउडिंग कंप्यूटिंग बोलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर जो है आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द जस्ट ए रिक्वायर्ड बाई एप्लीकेशन यूजर, एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोग उपयोगकर्ता को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना और प्लेटफॉर्म को प्रदान करना। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी जूम कर लेते हैं, 2015 का आपका प्रश्न था, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग वास्तव में जो है इंटरनेट आधारित क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक इस्तेमाल है। गूगल एप्स क्लाउडिंग कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है, गूगल एप्स जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके इस तक जो है पहुंचा जा सकता है। यह विद्युत ग्रिड की तरह एक काम करता है, जैसे आप विद्युत ग्रिड देखे होंगे, तथा मांगे जाने पे ये सूचना जो है कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को दी जाती है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज का काम करता है ये। इसमें एक समय में एक से अधिक उपभोक्ता द्वारा संसाधनों की साझेदारी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये क्लाउडिंग कंप्यूटर का जो है एक से अधिक आदमी एट ए टाइम क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सूचनाओं का केंद्रीकरण के कारण उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें एक वितरित कंप्यूटर स्थापित किया जाता है
जो अनुप्रयोग उपयोगकर्ता को जैसी आवश्यकता हो वैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित आपको संरचना जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग 2000 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 2021 में पेपर हो रहा है, फिर 2000 आपका, फिर यहाँ पे 2017 2015 देख रहे हैं, ये कंटिन्यू जो है एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन बट हैपेंस ओनली इन द वन डायरेक्शन एट ए टाइम कॉल्ड। देखिए, कम्युनिकेशन का एक तरीका है, कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट करने का, अभी मैं आपसे साथ कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप मोबाइल पे किसी न किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रांसमिशन तो कहीं ना कहीं से होता होगा ना। इसका ट्रांसमिशन जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी मैं मोबाइल से जो है मैं मोबाइल यूज करता हूँ, किसी को कॉल लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई इनपुट देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ हेलो बोल रहा हूँ, ये कोई ना कोई तो इसको कैच करता होगा। ठीक है, फिर इसको जो है यहाँ पे जब इस रेंज में दूसरा व्यक्ति अगर रहेगा तो उसका मोबाइल जो है इस डाटा को क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन जो बीच वाला पार्ट है हमारे बोलने से और दूसरे के सुनने के बीच में, ये ट्रांसमिशन के बारे में पूछा जा रहा है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में यानी बात करें तो आप दोनों डायरेक्शन की बात की जा रही है, बट हैपेंस ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एट ए टाइम वन ही डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन वगैरह देखते हैं। देखिए, संचार की वो आपत्ति बताइए जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण तो हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक समय में एट ए टाइम एक ही दिशा में होगा संचरण। ये जो है कौन सा है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है। तो यदि डुप्लेक्स होता तो बोथ साइड हो जाता है यहाँ पे, तो फुल डुप्लेक्स होता है तब आपका बोथ साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एक ही साइड का है तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है, ईपीएफओ 2015। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला आपका अर्ध जो है यहाँ पे द्वैध लिखा हुआ है, अर्ध द्वैध का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, संचार का एक ऐसा पद्धति है जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण तो होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में यहाँ पे होता है। पूर्ण जो है द्वैध, देखिए संचार की वह पद्धति है जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचरण होता है, फुल डिप्लेक्स हो गया। एक मुखी संचार का ऐसा व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखेंगे, हाफ डुप्लेक्स। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 2015 का ही है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक क्रमादेश संचय जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन जो है करती है, ये क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है। देखिए, कंपाइलर बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, असेंबलर। आप सभी को पता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहाँ पे होता है, आपके कंप्यूटर के किस पार्ट में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे पूरे जो है प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितना अच्छा होगा कंप्यूटर आपका उतना अच्छा क्या होगा, रन होगा। ठीक है, उतना स्पीड में रन होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कीमत होता है हर एक जो है सिस्टम में आप जब लेने जाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आप जैसे देखें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो है क्या होता है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ठीक है, सिस्टम को रन करता है, सारा कुछ काम करने का जो है होता है। तो ये पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देश का क्या करता है, संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का भी काम करता है और इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम भी चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित में रखता है और इसकी मदद से एक से ज़्यादा प्रोग्राम सीपीयू में चलाए जा सकते हैं। हम लोग एट ए टाइम कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाते भी हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख का उदाहरण जैसे डॉस है आपका, यूनिक्स है, विंडोज है, लिनक्स है, ये जो है आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। हम लोग जनरली जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है, विंडोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, ईपीएफओ 2015 का प्रश्न है। एस एम पी एस का तो नाम सुने ही होंगे आप, एस एम पी एस यूज एक्रोनिम ऑफ। एस एम पी एस किसका जो है परिवर्ती शब्द है, जस्ट आपको इसको क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए एस एम पी एस स्टोर मोड पावर सप्लाई, ये तो होगा नहीं।
एसएमपीएस क्या होता है आपका? ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर के आपका अंदर जो है एसएमपीएस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट देखिए इसका नाम क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के भीतर लगे जो है युक्तिया को पावर प्रबंधन का क्या करता है, काम करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी पावर सप्लाई इसका देना काम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ईपीएफओ 2015 ही है, यूएसबी का आपको फुल फॉर्म बता देना है। तो ऐसे में देखिए ये सब आप जो है कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये सब आप रट के चले जाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए आप लोग कमेंट में, मैं जैसे बोला हूँ, आप कमेंट अगर करते हैं, यस लिखते हैं, तो मैं इसका एक रिवीजन जो है आपको करा सकता हूँ। ठीक है, यूएसबी इकोनॉमिक, तो इसका फुल फॉर्म यूएसबी का क्या है, जिसको पता होगा आंसर अभी तक कर लिया होगा, यूनिवर्सल जो है सीरियल बस। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये कंप्यूटर परितंत्र जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, कैमरा, पेन ड्राइव, म्यूजिक सिस्टम आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है, तो एक सिस्टम होता है, यहाँ पे बस कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हर एक चीज़ों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को एज ए बस यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, कंप्यूटर जो है पेरिफेरल एक काम करता है, और इसमें माउस, कीबोर्ड वगैरह जो भी है, पेन ड्राइव, म्यूजिक सिस्टम सब जो है जोड़ता है। दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जैसे दो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मोबाइल हो गया, हम तार की सहायता से यूएसबी द्वारा जोड़ सकते हैं। ठीक है, दो आपको कंप्यूटर को भी जोड़ना है तो आपको एक केबल मिलता है, दोनों में जैसे इन करेंगे दोनों कंप्यूटर को जो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, ये आपका 2021 का प्रश्न है। लिखा है कि उन युक्तियों को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे संलग्न की जाए कार्य करने लगती है, किस रूप में वर्णित किया गया? द डिवाइस दैट वर्क विथ कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या आपका हॉट स्वैपिंग होता है, वेव स्वैप, प्लग एंड प्ले। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया आपका, कंप्यूटर सिस्टम एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर डिस्क्राइब, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, प्लग एंड प्ले। ठीक है, प्लग एंड प्ले। देखिए जब किसी युक्ति को कंप्यूटर में जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो प्लग एंड प्ले इसको कहा जाता है। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है, कोई भी डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर में आप जैसे जोड़ने का काम प्रारंभ करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले। प्लग करते हैं यानी कंप्यूटर में अंदर क्या करते हैं, उसको आप इन करते हैं और फिर वो प्ले हो जाता है। अगला देखिए, ये भी ईपीएफओ आपको 2015 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम उपयोग करते हैं एप्लीकेशन संख्यात्मक सांख्यिकी परिकलन में? यानी सिंपल सी कहानी ये आपसे पूछी गई है, क्या बताइए एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम बताइए, ठीक है, जो मस्ट अप्रोप्रिएट हो, सबसे अच्छा हो न्यूमेरिकल या स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे देखिए डाटाबेस है, स्प्रेड जो है सीट है, ग्राफिक्स पैकेज है, डॉक्यूमेंट जो है प्रोसेसर है। इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। स्प्रेडशीट जो है कई सेल में बटा होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, संख्यात्मक जो है मूल्य, और देखेंगे तो स्प्रेडशीट का यूज करके, और जनरली आप देखेंगे कैलकुलेशन वगैरह जो है किया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, स्टैटिकल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 जो है, खैर स्प्रेडशीट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शायद इमेज में, देखिए यही हो गया आपका स्प्रेडशीट। जूम कर देता हूँ, ऐसा आप देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चाहे तो कोई कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, सारा यहाँ पे टूल्स वगैरह आपको दिया रहता है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, इन टूल के हेल्प से आपको प्लस माइनस करना है, क्या करना है, एक बार आप जो ऑपरेशन यहाँ पे फीड कर देंगे, फिर ये ऑपरेशन फीड करके अब इसको सेव करके रख दें। अब बार बार जो है इसको एज ए, जैसे मान लीजिए मेरे को जो है ऐड का प्रोग्रामिंग बनाना है, ठीक है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या टूल्स जो है ऐड जो है फिक्स कर दूंगा। आप जब भी यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तीसरा कॉलम में यहाँ पे 6 लिखा हुआ आएगा।
आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये ऑपरेशन ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। आप देख रहे हैं अभी तक केवल जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें फुल फॉर्म के अलावा सारा क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही पूछा गया है। 23 देखिए, कंसाइडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑन द ग्लोबल जो है पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस के बारे में। जीपीएस से तो आप सभी परिचित होंगे, भूमंडलीय जो है स्थान निर्धारण प्रणाली। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जीपीएस के आने के बाद चीज़ें जो है इतनी आसान हो गई, आज एक जगह से जो है डाटा, ठीक है, दूसरे जगह इजिली हम लोग जो है ट्रैक वगैरह ट्रैकिंग करना, बहुत सारा जो है जीपीएस का यहाँ पे फायदा है। इसी के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया कि बताइए कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला क्या दिखा है, जीपीएस अलाउ एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग ऑन द एटीएम ट्रांजेक्शन। जीपीएस में एटीएम संव्यवहारों को यथार्थ समय अंकित हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, ये जीपीएस ऐसा काम करता है। जीपीएस जो है रिलाइज ऑन द सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड। जीपीएस संकेतों को विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। बिल्कुल इसी पे आपको निर्भर करता है, किस पे, सैटेलाइट्स पे निर्भर करता है। इसी की वजह से इजिली जो है ये वर्ल्ड वाइड हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, आज यहाँ से जो है वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन इजिली जा पाता है, वजह है यहाँ पे जीपीएस। ठीक है, सिग्नल को जो है वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेवार कौन होता है, आपका सेट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, यही सैटेलाइट जिम्मेवार होती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों सही है तो ऑप्शन देखिए क्या बन जाएगा, आपका सी बन जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी लिखा हुआ है। देखिए जीपीएस जो है एक वैश्विक नौवाहक उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास यूएसए के रक्षा विभाग ने किया। हाल ही में भारत ने अपना जीपीएस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया है। जीपीएस के द्वारा एटीएम से लेन देन के वास्तविक समय में अंकित हो पाना जीपीएस संकेतों के लिए विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों का एक समूह पर निर्भर करता है। अर्थात दोनों कथन यहाँ पे सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यहाँ भी आपको शायद 2 स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या पूछा गया है हम पे, सेलुलर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन स्टेजेस कॉल्ड द जेनरेशन वेयर। सेलुलर प्रौद्योगिकी चरण में विकसित होती है जिसको पीढ़ी जी कहते हैं। जहां देखिए पहला क्या लिखा है यहाँ पे, ए जनरेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, हायर जनरेशन हैज मोर सब्सक्राइबर। कोई पीढ़ी उपभोक्ताओं की संख्या को निरूपित करता है, उच्चतर पीढ़ी में अधिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है, सही है गलत। ये तो आपका स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको सही ढूंढना है, 2015 का क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, 2G टेक्नोलॉजी हैज 2 स्टैंडर्ड, सीडीएमए जीएसएम। 2G प्रौद्योगिकी जो है सीडीएमए जीएसएम के 2 मानक होते हैं। तो 2G में आपका 2 मानक ही होता है। ठीक है, 2G दूसरी पीढ़ी का वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। आज तो मतलब 5G वगैरह में इंटर हम लोग कर लिए हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। 2G टेक्नोलॉजी है सीडीएमए स्टैंडर्ड एंड 3G है जीएसएम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही नहीं है। ठीक है, 2G जो टेक्नोलॉजी आया था वो सीडीएमए और जीएसएम दोनों के लिए है। ठीक है, चाहे सीडीएमए हो चाहे जीएसएम हो, आप दोनों का नाम से परिचित होंगे। ठीक है, आप लोग जो है मोबाइल वगैरह इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, तो सीडीएमए एक नाम सुने होंगे पहले आप। तो 2G दोनों के लिए है, 2G हो चाहे अभी 3G हो। ठीक है, चाहे 4G की बात करें, ठीक है, 5G की बात करें, जो भी है। ठीक है, इससे पहले 1G की बात करें, सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। 2G जो है प्रौद्योगिकी में सीडीएमए यानी आपका कोर डिवीजन जो है मल्टीपल एक्सेस, तथा जीएसएम यानी ग्लोबल जो है सिस्टम फॉर मोबाइल, दोनों मानक होते हैं इसमें। ठीक है, दोनों होते हैं। 2G दूसरी पीढ़ी की वायरलेस जो है टेलीफोन प्रौद्योगिकी है, बाकी ये सब देख ही सकते हैं। अगला देखिए, ये क्या पूछा गया है यहाँ पे, द वर्ल्ड जो है एफटीपी, एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी का मीनिंग क्या होता है, ये पूछा गया है। देखिए फाइल जो है ट्रांजिट प्रोविजन, ये तो नहीं होता है। फाइल ट्रांसफर जो है प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फाइल जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रैम स्टैंड फॉर, आसान सा पूछा हुआ है, बताइए रैम किसको बोलते हैं, यानी रैम का फुल फॉर्म बता दीजिए। रैम का काम नहीं पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और इसमें जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है, आपको टेम्प्रोरी होता है, याद रखेंगे। रैम में स्टोरेज कैसा होता है, टेम्प्रोरी, यानी अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है। चलिए बाकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ये एक अस्थाई स्मृति होती है। ये तभी काम करती है जब कंप्यूटर काम करता रहता है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी जब आप यूज कर रहे हैं उस समय स्टोरेज रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे सारा स्टोरेज गायब। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रैम बताइए, ठीक है। टेम्प्रोरी, क्या रैम में, जब रैम मेमोरी है तो क्या इसमें डाटा स्टोर होता है, जैसे आपके पेन ड्राइव में आप कोई डाटा स्टोर करके रखते हैं तो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, तो रैम क्या उसी तरह काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये एक अस्थाई जो है टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आसान सा क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं क्या, आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता है कि सीपीयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। बाकी चलिए ऑप्शन अगले पेज में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, सीपीयू को हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए 2012 का ईपीएफओ का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो केंद्रीय विश्लेषक इकाई या केंद्रीय संसाधन या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का क्या हम लोग बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। ये कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, ठीक है। जैसे हमारे मस्तिष्क में विश्लेषण होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अभी पीओफो 2012 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ए टेक्निक इन विच डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क जो है साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। एक तकनीक बताइए जिसमें डाटा को दो द्विक डिस्कों पे साथ साथ लिखा जाता है, क्या कहलाता है, कौन सा टेक्निक होता है, ठीक है। ये आपको मिररिंग टेक्निक होता है, ठीक है, मिररिंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें देखेंगे आपको, इस टेक्निक में आपको, तो डाटा रिटेन टू टू जो है डुप्लीकेट डिस्क जो है एक साथ साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है। चलिए ऑप्शन सही है, मिररिंग ही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपको, द टर्म जो है ई वेस्ट, ई वेस्ट रिफर टू, ई वेस्ट आप सुने होंगे, आजकल तो चर्चा में है, ठीक है। ई वेस्ट क्या होता है, द फाइल दैट जो है डिलीटेड एंड इंटर द वेस्ट विन फोल्डर। वेस्ट विन फोल्डर में ये तो नहीं होगा। ए टेम्पोररी फाइल फोल्डर लिंक ईटीसी दैट्स आर रेयरली यूज इन कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज मोबाइल, पीसीज, ईटीसी दैट डिस्पोजेज ऑफ आफ्टर द यूजफुल लाइफ। आपको पता है कि ई वेस्ट क्या हो जाएगा, ई कचरा, सिंपल सा समझ लीजिए, ई कचरे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी ई अवशेष के बारे में। ई अवशेष आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई मोबाइल हो गया, पीसीज हो गया, ठीक है, और भी कोई जो है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं आफ्टर द यूजफुल लाइफ के बाद, अब उसका यूजेज नहीं होता है। बाकी देखिए हिंदी में भी प्रश्न यहाँ पे दिया होगा, देखिए क्या पूछा गया है, ई अवशेष जो है किसे निर्दिष्ट करता है, ई वेस्ट। यहाँ पे आपको उत्तर तो पता चल ही गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, जैसे मोबाइल पीसी वगैरह है, उपयोगी जो है कार्यावधि के बाद निपटा दिया जाता है जब इसको, ठीक है। आप जैसे समझ लीजिए कूड़ा कचरा, जैसे आप वेस्टेज वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे दिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उनके उपयोगी जो है कार्यावधि के बाद निपटा दिया जाता है, इसी को हम लोग यूएसएस बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, CAD स्टैंड फॉर्म, तो ये आपको जस्ट फुल फॉर्म इसका पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर प्रयोग प्रौद्योगिकी में प्रयोग द्वारा डिजाइन और डिजाइनिंग पर लेखन में कार्य संपादित किया जाता है। ये आपके प्रश्न थे 30 जो है प्रश्न थे टोटल, आपको जो आज तक कंप्यूटर एप्लीकेशन से पूछे गए हैं। अब इसका एनालिसिस अगर हम लोग करें तो कुछ तो यहाँ से फुल फॉर्म आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपका एप्लीकेशन पूछा गया है, एप्लीकेशन। अच्छा एक आध क्वेश्चन इसमें नहीं था, ठीक है, वो मैं शायद 2021 वाला पेपर में हम लोग किए थे। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, बाइनरी टू जो है आपको डेसिमल करना है, या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेसिमल टू बाइनरी करना, ठीक है। तो चलिए हम सेट प्रैक्टिस में इसको बता देंगे। ऐसे 2021 का जो पेपर हम डिस्कस किए हैं वहाँ पे आपको जो है बताए हुए हैं, ठीक है, कि बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आसान सा है, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बता ही देते हैं, जैसे मान लीजिए 101010 लिखा हुआ है,
ठीक है। इसको चेंज करने का आता है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, मैं बता देता हूँ, ऐसे जैसे ही आएगा प्रश्न तो वहाँ पे हम लोग भी एक्सप्लेन कर लेंगे। आपको क्या करना है, 2 लिखना है सबसे पहले, ठीक है। और ये इसका पोजिशनिंग कर लीजिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। तो 2 इंटू यहाँ पे 0 है चूंकि, तो आप चाहें तो 0 जो है लिख सकते हैं, बाकी जो है मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाएगा। चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। ये 0 है तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंटू 2 के पावर 4, फिर 1 इंटू 2 के पावर 6। बस इसको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो आप जो है चेंज कर सकते हैं। बाकी प्रश्न आएगा तो हम लोग देख लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम में आपके बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे अगर आप चाहते हैं रिवीजन, ठीक है, तो लिखेंगे। चूंकि जल्द ही जल्द यहाँ पे देखेंगे तो 7-8 सब्जेक्ट है, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया आज जो हम लोग देख रहे थे, पॉलिटी हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंट हो गया, ठीक है, लेबर लॉज वगैरह हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हो गया। तो यदि एक एक सेक्शन का हम एक एक दिन में भी रिवीजन करते हैं तो कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाएगा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स रीजनिंग अलग से हो ही गया। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे यदि आप इंटरेस्टेड होंगे, चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ईपीएफओ का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं अगर, ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले लेक्चर में फिर प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। बाकी DIS का जो भी टेस्ट बचा है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज प्रयास करेंगे कि आज शाम को एक आपका सेट प्रैक्टिस भी है यहाँ पे दे दें, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।